इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ेंगे, जिसको शॉर्ट में ओपएम बोलते हैं। ये मैकेनिकल स्टूडेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट का कॉमन टॉपिक है। दोनों को सेम 4 में ही पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोग का ये 7 चैप्टर है और मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए ये यूनिट 4 है। चलिए देखते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है। पिछले वीडियो में मैं बता भी चुका हूं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है एक आईसी होता है, एक छोटा सा चिप होता है, सेमीकंडक्टर चिप होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। which was designed to perform mathematical operations such as addition, subtraction, integration and differentiation। इसका जो डिज़ाइन किया गया था, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा है which was designed to perform, मतलब इसका जब पहली बार डिज़ाइन किया गया था तो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बनाया गया था। एडिशन करने के लिए, सब्ट्रैक्शन करने के लिए, इंटीग्रेशन करने के लिए, डिफ्रेंशिएशन करने के लिए। ये कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन है, आप लोग जान रहे हो इसको। हैंस द नेम ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसलिए इसका नाम पड़ा ऑपरेशनल एम्पलीफायर। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। बेसिकली एन ओपएम इज मल्टी स्टेज वेरी हाई गेन डायरेक्ट कपल नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर दैट प्रोवाइड ए स्टेबलाइज वोल्टेज गेन। मतलब एक एम्पलीफायर में जितना अच्छा क्वालिटी होता है वो सारे क्वालिटीज़ को देखते हुए इसका कंस्ट्रक्शन किया गया था। जैसे इसके अंदर में मल्टी स्टेज कन्फिगरेशन होता है। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर जानते हो, एक स्टेज से ज़्यादा अगर एम्पलीफायर एक दूसरे के साथ कैस्केड किया हुआ रहता है तो उसको मल्टी स्टेज बोलते हैं। तो इसका जो इंटरनल पार्ट है उसमें मल्टी स्टेज कन्फिगरेशन है। दूसरा वेरी हाई गेन, इसका गेन बहुत हाई होने के कारण इसका एम्पलीफिकेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगा। लो इनपुट पावर को वेरी हाई आउटपुट पावर में कन्वर्ट करने का कैपेसिटी रखता है। फिर डायरेक्ट कपल है, आपको कपलिंग प्रोसेस पता होना चाहिए। 2-3 तरीके से कपलिंग करते हैं हम लोग, एक एम्पलीफायर को दूसरे एम्पलीफायर से कपल करते हैं। तो बहुत सारा टेक्निक अपनाते हैं जिसमें से एक डायरेक्ट कपल है। और नेक्स्ट है निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। बेटर स्टेबिलिटी के लिए, गेन स्टेबल रहे उसके लिए निगेटिव फीडबैक यूज किया जाता है। तो इसमें निगेटिव फीडबैक भी यूज किया हुआ रहता है। डेट प्रोवाइड स्टेबलाइज वोल्टेज गेन, वही बात है कि अगर निगेटिव फीडबैक है तो उसका वोल्टेज गेन जो होगा स्टेबल होगा, वो वेरी नहीं करेगा। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। An op-amp can amplify signal having frequency range from 0 Hz to 1 MHz। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो छोटा सा आईसी है वो उसका फ्रीक्वेंसी रेंज जो है 0 हर्ज से लेके 1 मेगाहर्ज तक है। यानी कि इसका एम्पलीफिकेशन रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा है। इतना से लेके इतना तक वाले सिग्नल्स को, इनपुट सिग्नल्स को ये एम्पलीफाई कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एन ओपएम कैन बी यूज टू एम्पलीफाई डीसी एज वेल एज एसी इनपुट सिग्नल। ये बहुत ही यूनिक बात है। अगर डिस्क्रीट एम्पलीफायर सर्किट्स ले लो तो वो डीसी सिग्नल्स को एम्पलीफाई नहीं करता है, बट ये जो आईसी है जिसको एम्पलीफायर के रूप में यूज कर रहे हैं, ये डीसी सिग्नल को भी एम्पलीफाई कर सकता है और एसी सिग्नल को भी एम्पलीफाई कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, इसको आप लोग याद रखोगे। इसका कैपेसिटी मैं फिर से बता रहा हूँ, इसका कैपेसिटी जो है डीसी सिग्नल और एसी सिग्नल दोनों इनपुट सिग्नल्स को ये एम्पलीफाई कर सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट, द मोस्ट पॉपुलर यूज्ड ओपएम इज IC741। IC741 पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था कि हर एक आईसी का मॉडल नंबर होता है, और वैसे ही ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो मॉडल नंबर है IC741, इसके बॉडी के ऊपर में ही ये बहुत ही छोटा सा आईसी होता है जिसमें 8 पिन होता है। ये ब्लैक कलर का आईसी होगा जिसमें 8 पिन होगा। एक तरफ 4 पिन होगा, दूसरी तरफ 4 पिन होगा। इसके बॉडी के ऊपर में एक छोटा सा 741 लिखा हुआ रहता है। तो उससे हम लोग समझ जाते हैं कि 741 जो आईसी है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का है, उसके मॉडल से ही पता चलता है। और लास्ट पॉइंट, इट इज़ ऑपरेटेड एट मैक्सिमम वोल्टेज +15 वोल्ट एंड -15 वोल्ट। मतलब इसको बायसिंग के लिए डीसी वोल्टेज जो सप्लाई देते हैं, जो पावर सप्लाई देते हैं, जितना वोल्ट पे ये काम करता है वो है +15 वोल्ट और -15 वोल्ट। आगे हम लोग देखेंगे कि बायसिंग के लिए हम लोग कितना वोल्ट पे इसको यूज करते हैं। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। और भी देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स है इसमें।
तो नेक्स्ट पॉइंट जो है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा, बहुत सारे कंपटीशन में पूछा जाता है। इट इज़ ए वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। इसको हम लोग वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं। आपको लोगों को क्लास में मैं बताया होगा कि बीजेटी जो होता है करेंट कंट्रोल डिवाइस होता है, एफईटी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। वैसे ही जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी है, ये जो चिप है, ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बोलने का मतलब क्या है कि इसका आउटपुट सिग्नल जो है इनपुट वोल्टेज से कंट्रोल होगा। अगर आउटपुट सिग्नल इनपुट वोल्टेज से कंट्रोल हो रहा है, Vin से कंट्रोल हो रहा है, इनपुट वोल्टेज से कंट्रोल हो रहा है, तो इसको वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बोलेंगे। लास्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा, एन ओपम आईसी इज मेड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, रजिस्टर एंड यूजुअली 1 और 2 कैपेसिटर। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि आईसी जो होता है एक छोटा सा चिप होता है, सेमीकंडक्टर चिप होता है, जो कि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर से बना हुआ रहता है। इसके अंदर का जो कन्फिगरेशन होता है, इतने से छोटे से कन्फिगरेशन में ही सारे ये जो कंपोनेंट्स होते हैं इंटरनली कनेक्टेड होते हैं। बाहर से दिखने में कुछ नहीं दिखाई देगा कि अंदर में कौन कौन से ये कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और यूजुअली 1 और 2 कैपेसिटर्स होते हैं। ठीक है, सो इसका जो इंट्रोडक्शन है, बेसिक इंट्रोडक्शन, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर से मैं बता देता हूँ, ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है एक आईसी है और इसके नाम में एम्पलीफायर लगा हुआ है। इसका मतलब इसमें सिग्नल एम्पलीफिकेशन कैपेसिटी है, ये लो सिग्नल्स को हाई सिग्नल में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये एक आईसी है, आईसी के थ्रू आप क्या कर रहे हो, सिग्नल एम्पलीफाई कर सकते हो। ठीक है, आइए अब कुछ इसके एप्लीकेशन पार्ट को भी देख लेते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एप्लीकेशन जानने से पता चलता है कि ये आईसी कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन मैंने लिखा है वोल्टेज रेगुलेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोग को अगले सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर में पढ़ना भी है वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन जो सर्किट होता है या वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट जो होता है उसके अंदर में ओपैम यूज होता है, यानी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है। दूसरा, फेज शिफ्टिंग में, फेज शिफ्टिंग मतलब फेज शिफ्टिंग सर्किट्स होता है जो सपोज करो कि पॉजिटिव फेज को नेगेटिव फेज में या नेगेटिव फेज को पॉजिटिव फेज में कन्वर्ट करना होता है, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज करना होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे फेज शिफ्ट ये कर सकता है। उसके बाद तीसरा, इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल सिस्टम। आप लोग मल्टीमीटर पढ़े होंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन यानी कि आप मेजरमेंट जो सब्जेक्ट है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट जो सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर में आप लोग डिजिटल मल्टीमीटर पढ़े होंगे। डिजिटल मल्टीमीटर में ऑपरेशनल एम्पलीफायर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, साथ ही साथ मैं आप लोग को बता दूं कि शुरुआती दौर में जब इसको बनाया गया था तो सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए बनाया गया था। यही 4-5 ऑपरेशन करता था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। बट धीरे धीरे पता चला क्या कि ये बहुत काम का आईसी है, ये हर जगह यूज होने लगा और इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज के डेट में आप देखोगे कि हर जगह मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज में ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज होता है, जहाँ पे अलग अलग जॉब परफॉर्म कर रहा होता है। चलिए आइए नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं। ऑसिलेटर सर्किट में, ऑसिलेटर आप लोग जानते हो, ऑसिलेटर सर्किट्स में भी इसका यूज होता है। मैं आप लोग को ऑसिलेटर पढ़ाऊँगा तो उसमें बताऊँगा कि कैसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर से ऑसिलेटर सर्किट बना सकते हैं। उसके बाद पल्स जनरेटर में यूज होता है, पल्स जनरेट करने का काम करता है। स्क्वायर वेव जनरेटर में यूज होता है, स्क्वायर सिग्नल्स प्रोड्यूस करना हो तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज कर सकते हैं। उसके बाद का एप्लीकेशन है एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ये आप लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप इस टॉपिक को पढ़ते हो। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल या डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए एडीसी और डीएसी हम लोग 2 टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, ये 2 डिजिटल डिवाइसेज का नाम है। उसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका एप्लीकेशन देखोगे।
नेक्स्ट एप्लीकेशन को देखते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है वोल्टेज टू करेंट कन्वर्टर। वोल्टेज को अगर करेंट में कन्वर्ट करना होगा तब भी इसको यूज करते हैं। और लास्ट एप्लीकेशन हमने लिखा है करेंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, यानी कि करेंट को वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे ETC मैं लिख देता हूँ, और भी बहुत सारा इसका एप्लीकेशन है। आपके कम्युनिकेशन डिवाइसेज में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ऑपरेशनल एम्पलीफायर करता है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है बहुत ही काम का IC है। इसके इंट्रोडक्शन में एक चीज़ मैं लिखना भूल गया हूँ कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है ये एक एनालॉग IC है। इट इज एन एनालॉग IC। पिछले क्लास में मैं बताया था कि दो तरह का IC होता है, डिजिटल IC और एनालॉग IC। तो ये एक एनालॉग IC है एंड लीनियर IC। लीनियर का मतलब ही हमने बताया था। लीनियर का मतलब होता है कि अगर इनपुट सिग्नल आपका वैरी कर रहा है तो आउटपुट सिग्नल भी उसी के रेस्पेक्ट में वैरी करेगा, या कह सकते हो कि सुपरपोजिशन लॉ को ये फॉलो करता है। और एनालॉग का भी मतलब बताए थे कि ये जो IC होगा कोई कंटिन्यूअस सिग्नल पे काम करेगा, यानी कि इसका जो इनपुट सिग्नल होगा वो कोई कंटिन्यूअस सिग्नल होगा। सपोज करो कि इसका इनपुट सिग्नल साइनोसाइडल सिग्नल है, या फिर अगर DC सिग्नल ले लो तो DC इनपुट सिग्नल भी हो सकता है, क्योंकि ये AC और DC दोनों पे काम करता है। तो इसका इनपुट जो है वो AC या DC होगा, बट टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी कि कंटिन्यूअस सिग्नल पे काम करेगा। डिस्क्रीट सिग्नल पे ओपैम्प काम नहीं करता है। ये बात एकदम दिमाग में रख लोगे कि जो भी सिग्नल होना चाहिए वो एनालॉग होना चाहिए, टाइम के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर इसका पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ो तो इसमें जितने भी इंट्रोडक्शन है ये बहुत ही काम का इंट्रोडक्शन है। इसको अच्छे से पढ़ के समझने का ज़रूरत है। चलिए आइए अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं हम लोग। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को दो पार्ट में कन्वर्ट कर लो। एक ले लो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर और दूसरा होगा प्रैक्टिकल। आइडियल जो होता है ना वो प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं होता है, बट हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि जब बनाया गया था तो आइडियल को ही मान के बनाया जाता है। तो आइडियल का प्रॉपर्टी देखते हैं कंपटीशन में। इसमें से ये जो 4-5 पॉइंट्स है, आई थिंक कि 6 पॉइंट्स है, इसमें से एक क्वेश्चन कंपटीशन में ज़रूर पूछा जाता है। गवर्नमेंट सेक्टर का जो एग्ज़ाम्स होता है तो उसमें से आइडियल एम्पलीफायर का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से याद रख लोगे और इसको याद रखना भी बहुत आसान है। चलिए देखते हैं इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है ओपन लूप वोल्टेज गेन इज इन्फिनाइट। इसका जो ओपन लूप वोल्टेज गेन होता है ए भी जो होता है वो इन्फिनाइट होता है। आप लोग जानते हो वोल्टेज गेन क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के रेशियो को ही हम लोग वोल्टेज गेन बोलते हैं। तो इसका जो वोल्टेज गेन होता है तो वो क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लोगे। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो वोल्टेज गेन इसका इन्फिनाइट हो गया। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इन्फिनाइट इनपुट रेसिस्टेंस। इसका जो इनपुट रेसिस्टेंस है वो भी क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। RI इनपुट रेसिस्टेंस को RI से रिप्रेजेंट किया है, ये भी इन्फिनाइट होता है, यानी कि वोल्टेज गेन भी इन्फिनाइट हो गया, इनपुट रेसिस्टेंस भी इन्फिनाइट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, जीरो आउटपुट रेसिस्टेंस। इसका जो आउटपुट रेसिस्टेंस होता है वो जीरो होता है, R0 जो होता है जीरो होता है, ठीक है। बस यही एक जो है डिफरेंट है, बाकी जितने भी इसके वैल्यूज़ हैं यहाँ पे हमने लिखा है सब के सब इन्फिनाइट है। नेक्स्ट इन्फिनाइट बैंडविड्थ। इसका जो बैंडविड्थ होता है वो भी इन्फिनाइट होता है। BW बैंडविड्थ आप लोग जानते हो, बैंडविड्थ हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। HF माइनस FL को हम लोग बैंडविड्थ बोलते हैं। तो इसका बैंडविड्थ भी क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फिनाइट कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, CMRR। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो को CMRR बोलते हैं, ये भी इन्फिनाइट होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे CMRR क्या होता है, तो अभी यहाँ पे छोड़ देते हैं। ये वैल्यू बस याद रखो कि ये इन्फिनाइट होता है। और लास्ट पॉइंट है स्लीव रेट, SR भी इसका इन्फिनाइट होता है। स्लीव रेट बताएंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट सिग्नल विथ रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट सिग्नल होता है, या 1 सेकेंड में 1 माइक्रो सेकेंड में आउटपुट सिग्नल कितना चेंज होता है उसको हम लोग स्लीव रेट बोलते हैं। इसको भी डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे।
ठीक है। तो अभी यहाँ पे छोड़ दो, बस याद रखो कि इसका जो स्लीव रेट होता है वो भी क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आइडियल ऑप एम्प का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें सारा वैल्यू इन्फिनाइट है एक्सेप्ट द आउटपुट रेसिस्टेंस। तो आउटपुट रेसिस्टेंस इसका 0, बाद बाकी जितने भी वैल्यूज़ हैं वो सारे के सारे इन्फिनाइट है। इसको याद कर लोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि आइडियल और प्रैक्टिकल ऑप एम्प का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो आइडियल का तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिए हैं, बट दोनों को कंपैरिजन करने के लिए मैंने एक ही साथ लिख रखा है, ठीक है। तो देखोगे प्रैक्टिकल ऑप एम्प, प्रैक्टिकल ऑप एम्प ही हमारे पास अवेलेबल है। एक्चुअली जो भी ऑप एम्प होता है वो सारे के सारे प्रैक्टिकल ऑप एम्प ही हैं। आइडियल तो यार एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बट बनाया जाता है आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए ही बनाया जाता है ऑप एम्प को, बट जब उसको यूज किया जाता है तो प्रैक्टिकली उसके कुछ वैल्यू जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। इनपुट रेजिस्टेंस आइडियल का इन्फिनाइट होता है, बट प्रैक्टिकल का वेरी हाई होता है। मतलब वही है, वेरी हाई। यहाँ पे इन्फिनाइट लिखने का मतलब ही वेरी वेरी हाई हो जाता है, बट प्रैक्टिकली ये हाई बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे कि इन्फिनाइट होगा। और इसका वैल्यू ऑलमोस्ट 1 मेगाहर्ट्ज होता है, और सॉरी 1 मेगाहर्ट्ज नहीं होगा, 1 मेगा ओम होगा। चूँकि रेजिस्टेंस है तो 1 मेगा ओम होगा, ठीक है, 1 मेगा ओम। और 1 मेगा ओम को 10⁶ ओम बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको मैं सुधार दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट आते हैं। आउटपुट रेजिस्टेंस देखते हैं। तो आइडियल का तो 0 होता है, बट प्रैक्टिकल का लो होगा। कितना वैल्यू होगा, तो 10 ओम होगा, 10 to 100 ओम होगा। तो ये जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है, आउटपुट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है प्रैक्टिकल ऑप एम्प का, ये बहुत ही कम वैल्यू होता है। 10 ओम और 100 ओम बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है। ये भी 0 वाले ही रेंज में आते हैं या वेरी वेरी लो वाले रेंज में ही आते हैं। उसके बाद ओपन लूप वोल्टेज गेन देखते हैं। तो आइडियल का इन्फिनाइट होता है और प्रैक्टिकल का वेरी हाई होगा, और इसका वैल्यू कितना होगा, 10⁶। देखोगे यहाँ पे भी 10⁶ था, जब ये इन्फिनाइट था तो 10⁶ था, ये भी इन्फिनाइट है तो 10⁶ होगा। और वोल्टेज गेन का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। वैसे ही CMRR देख लो, ये भी इन्फिनाइट वैल्यू होता है, और यहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए ये वैल्यू बहुत ही हाई होगा, और जब वेरी हाई होगा तो 10⁶ होगा। और इसको dB में अगर लिखोगे तो 120 dB लिखोगे। और लास्ट पॉइंट देखते हैं, स्लीव रेट। आइडियल का इन्फिनाइट होता है स्लीव रेट, और प्रैक्टिकल का हाई होगा, और इसका जो वैल्यू होता है 8 वोल्ट पर माइक्रोसेकेंड है। कहने का मतलब क्या है कि 1 माइक्रोसेकेंड में 80 वोल्ट इसका आउटपुट वोल्टेज चेंज हो जाएगा। आप लोग को बताएंगे बाद में, SR जो होता है, स्लीव रेट जो होता है, आउटपुट वोल्टेज, रेट ऑफ आउटपुट वोल्टेज इन 1 सेकेंड होगा, या कह सकते हो इंक्रीज इन आउटपुट वोल्टेज इन 1 सेकेंड होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है 80 वोल्ट पर माइक्रोसेकेंड होता है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या तो आइडियल नहीं तो प्रैक्टिकल ऑप एम्प का कैरेक्टरिस्टिक्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इस IC का पिन कन्फिगरेशन, ठीक है। तो पिन कन्फिगरेशन देखते हैं कि क्या होता है। ये IC ऐसे दिखने में होता है, एक छोटा सा IC है, ये तो बहुत बड़ा डायग्राम है, इतना छोटा सा IC होता है, ठीक है। उसके ऊपर में एक नोच बना हुआ होता है, ऐसे कटा हुआ निशान रहता है, और उसके दोनों साइड में 4-4 पिन होते हैं। एक साइड में 4 पिन निकला हुआ रहता है और दूसरे साइड में 4 पिन निकला हुआ रहता है। जनरली IC 741 जो ऑप एम्प का मॉडल नंबर है, इस IC में 8 पिन्स होते हैं, कनेक्टिंग पिन्स होते हैं, जो कि मदरबोर्ड में कनेक्ट होते हैं। आप देखोगे, मैं गूगल से यहाँ पे एक IC का फ़ोटो लेके आया हूँ। ये जो है यही IC है, इसमें 4 पिन इधर हैं कनेक्टिंग पिन, और बैक साइड में भी 4 पिन होंगे इधर, और इसके ऊपर में आप शायद नहीं देख पा रहे हो 741 लिखा हुआ है। यहाँ पे देखोगे 741 ऑप एम्प लिखा हुआ है, बट ऑप एम्प नहीं लिखा हुआ रहता है, IC 741 ज़रूर लिखा हुआ रहता है, ठीक है। एक और मैं आप लोग को पिक्चर दिखा रहा हूँ, एग्जैक्टली ये दिखने में ऐसा होता है, ठीक है। इधर 4 पिन है और इधर 4 पिन है। इसके बॉडी के ऊपर में
IC741 लिखा हुआ है। आप भी गूगल करके ऐसा देख सकते हो या किसी मदरबोर्ड पे ऐसा देखे होगे, ठीक है। तो ये आपका ओपेम IC है, इसी का पिन कन्फिगरेशन पढ़ने जा रहे हैं। इसका जो 8 पिन है, एक साइड में 4 पिन और दूसरे साइड में 4 पिन, तो टोटल 8 पिन जो होता है, हर एक 8 पिन का अलग अलग कनेक्शन किया जाता है, हर का एक अलग अलग फंक्शन होता है और सबका कुछ ना कुछ टर्मिनल्स का, इस कनेक्टिंग पिन्स का कुछ ना कुछ नाम भी दिया हुआ है। चलिए देखते हैं कि किस टर्मिनल्स का क्या नाम है। इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, देखोगे यहाँ पे एक कटा हुआ निशान भी है, यहाँ छोटा सा कटा हुआ निशान है, उसको हमने ऐसे ऊपर की तरफ बना रखा है, ठीक है। और उसके बाएं साइड में एक IC के ऊपर में एक छोटा सा ऐसा गड्ढा रहता है, तो गड्ढा के सामने जो पिन होता है उसको पिन नंबर 1 बोलते हैं। सबसे पहले तो आपको नंबरिंग सीखना पड़ेगा कि पिन नंबर 1 कौन सा होता है। ऐसा नहीं है कि रेंडमली किसी को भी पिन नंबर 1 2 3 बोल देंगे, नहीं, आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे एक नोच बना हुआ रहता है, एक छोटा सा गड्ढा बना हुआ रहता है, इसके सामने जो पिन होगा उसको पिन नंबर 1, फिर उसके नीचे 2 3 4 और 4 के बाद पिन नंबर 5 जो होता है इसी के सामने वाला होता है, यानी कि जो नीचे साइड में है वही 5 नंबर पिन होगा। बहुत लोग समझते हैं कि ये 5 नंबर पिन होगा, नहीं, ये गलत है। ये 4 के सामने 5 6 7 8 इस तरीके से 8 पिन है। 8 का नंबरिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नंबरिंग से ही पता चलेगा कि इसमें जो पिन्स हैं उसका क्या क्या नाम है। प्रैक्टिकली जब ये कोई IC आपको मिल जाएगा या कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, कोई डिवाइस बना रहे हो, तो जब ये IC मिलेगा तो आपको इसका पिन का नाम पता होना चाहिए। अगर इसका पिन का नाम नहीं पता है तो फिर इसको आप कन्फिगरेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं इसका क्या क्या नाम है। तो सबसे पहला पिन, जो पिन नंबर 1 है, उसका नाम है ऑफसेट नल। ये जो ऑफसेट नल पिन होता है, ये 2 पिन होंगे, एक पिन नंबर 1 और पिन नंबर 5, दोनों ऑफसेट नल पिन होता है। इसका जो काम होता है, ऑफसेट वोल्टेज इसमें कनेक्ट करने का काम किया जाता है। बाद में हम बताएंगे कि ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है, बहुत रेयरली यूज किया जाता है। जब ओपैम्प विदाउट इनपुट सिग्नल आउटपुट प्रोड्यूस करने लगता है तो उस आउटपुट सिग्नल को कम करने के लिए यहाँ पे हम लोग ऑफसेट वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, यानी कि पिन नंबर 1 और पिन नंबर 5 को। ये एक रेयर केस है, ठीक है। तो 1 और 5 का काम हो गया। पिन नंबर 2 देखते हैं। पिन नंबर 2 को हम लोग इन्वर्टिंग इनपुट बोलते हैं, यानी कि इनपुट सिग्नल हम लोग पिन नंबर 2 पे बोल देंगे। और इन्वर्टिंग इनपुट बोलने का मतलब क्या है कि जो भी आप सिग्नल देते हो, अगर आप पॉजिटिव सिग्नल दोगे तो इसका आउटपुट निगेटिव आएगा। अगर सिर्फ इस टर्मिनल पे आप पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हो, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट जो पिन नंबर 3 है, अगर इसको ग्राउंड कर दोगे तो ये जो भी सिग्नल यहाँ पे प्रोवाइड करते हो उसको इन्वर्ट कर देता है। पॉजिटिव दोगे तो निगेटिव आउटपुट प्रोड्यूस करेगा और निगेटिव इनपुट दोगे तो पॉजिटिव आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है। वैसे ही पिन नंबर 3 जो होता है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स होता है, यानी कि इसमें 2 इनपुट टर्मिनल्स हो गया, पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3, ये दोनों इनपुट टर्मिनल्स हो गए। दोनों के थ्रू हम लोग इनपुट सिग्नल इसको प्रोवाइड करते हैं। जिस इनपुट सिग्नल को ये एम्पलीफाई करेगा या जो भी काम करना होगा इसी इनपुट सिग्नल से देते हैं। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का खासियत क्या है कि अगर इसमें पॉजिटिव इनपुट देते हो, इसको ग्राउंड कर दोगे और सिर्फ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से इनपुट दोगे, तो जब पॉजिटिव सिग्नल दोगे तो पॉजिटिव आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। निगेटिव इनपुट सिग्नल दोगे तो निगेटिव आउटपुट सिग्नल, ये इन्वर्ट नहीं करता, ये चेंज नहीं करता। जैसा इनपुट सिग्नल दोगे, जो पोलरिटी का इनपुट सिग्नल दोगे उसी पोलरिटी का आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस कर देता है। अब आते हैं पिन नंबर 4 पे। पिन नंबर 4 जो होता है ये ग्राउंड पिन है, या फिर जो DC बायसिंग दोगे तो DC बायसिंग में निगेटिव वोल्टेज को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, या फिर इसको ग्राउंड पिन भी बोला जाता है, ठीक है। पिन नंबर 5 तो बता चुके हैं कि ऑफसेट नल है। पिन नंबर 6 आते हैं, यहाँ पे आउटपुट सिग्नल यहाँ से लेने के लिए या आउटपुट सिग्नल्स ऑब्टेन करने के लिए पिन नंबर 6 को यूज किया जाता है, यानी कि पिन नंबर 6 पे ये आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करके पास करता है। और पिन नंबर 7 जो है ये पावर सप्लाई के लिए है, क्योंकि ये IC है तो इसको एक वोल्टेज सप्लाई, DC वोल्टेज सप्लाई चाहिए होता है, बायसिंग वोल्टेज देना पड़ेगा। ये IC को अगर बायसिंग वोल्टेज नहीं दे रहे हो तो ये फिर काम नहीं करेगा। पहले भी बता चुके हैं कि ये +5 वोल्ट DC पे काम करता है एंड -15 वोल्ट DC पे काम करता है, यानी कि +15 वोल्ट अगर कनेक्ट करना होगा, +15 वोल्ट सप्लाई देना होगा तो पिन नंबर 7 पे देना होगा, और देना होगा -15 वोल्ट देना होगा तो पिन नंबर 4 पे देना होगा। यानी कि आप एक बैटरी लोगे
एक बैटरी लोगे, सॉरी ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ये अगर 15 वोल्ट का बैटरी है, डीसी वोल्टेज सोर्स है, तो इसका निगेटिव टर्मिनल को यहाँ पे कनेक्ट करोगे और ये पॉजिटिव टर्मिनल को 15 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है इसके पॉजिटिव टर्मिनल्स को आप पिन नंबर 7 पे कनेक्ट करोगे। तो ये आईसी जो है प्रॉपर बायस हो जाएगा और ये सही ढंग से काम करेगा। और पिन नंबर 8 जो होता है इसको नो कनेक्शन पिन बोला जाता है, इस पर कोई कनेक्शन नहीं दिया जाता है और इसका कोई यूज भी नहीं है। ठीक है, तो सवाल ये होता है कि सर तो ये पिन क्यों बनाया गया है। तो आईसी का एक रूल्स भी होता है कि इसमें जितने भी पिन्स होते हैं वो इवन फॉर्म में होना चाहिए, इवन नंबर में होना चाहिए। बट यहाँ पे पिन नंबर 8 यूजलेस है, अगर इसको हटा देते हैं तो 7 ही पिन होगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम होगा। तो आईसी का जो बेसिक रूल्स होता है कंस्ट्रक्शन का उसको भी फॉलो करना होता है। तो एक ऐसे ही पिन नंबर 8 बना दिया गया है, इसका कोई काम नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक में पिन डायग्राम के बाद इसका सर्किट सिंबल पढ़ेंगे। सर्किट सिंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम लोग कोई सर्किट डील करते रहते हैं तो उस समय हम लोग सर्किट सिंबल को यूज करते हैं। तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये तो आईसी हो गया, इसका सर्किट सिंबल ये है। इसका जो सर्किट सिंबल है ये देखोगे बिल्कुल डायोड की तरह थोड़ा बहुत दिखता है, बट डायोड में ये 2 टर्मिनल्स नहीं होते हैं और डायोड में एक ही इनपुट्स होता है। बट यहाँ पे 2 इनपुट टर्मिनल ऑलरेडी आप देखे हो आईसी में, इस आईसी कॉन्फ़िगरेशन में 2 इनपुट टर्मिनल था, पिन नंबर 2 को इन्वर्टिंग और पिन नंबर 3 को नॉन इन्वर्टिंग। तो आप जब सर्किट सिंबल बनाते हो ना तो उस सर्किट सिंबल में मेनली हम लोग 5 पिन्स दिखाएंगे। कौन कौन सा? तो पिन नंबर 2, 3, 6, 7 एंड 4, यही 5, 2, 3, 4, यहाँ पे 3 पिन्स यहाँ हो गया, उसके बाद 6 और 7। ऑफसेट नल पिन को हम लोग सर्किट सिंबल में यूज नहीं करते हैं और नो कनेक्शन को भी यूज नहीं करते हैं। तो ये जो सर्किट सिंबल है इसमें ये आपका 2 इनपुट सिग्नल हो गया, इन्वर्टिंग इनपुट पिन नंबर 2 को आप देखोगे, इससे कंपेयर करोगे, पिन नंबर 2 को हम लोग इन्वर्टिंग इनपुट बोलते हैं। तो पिन नंबर 2, यहाँ पे 2 लिखने का मतलब है कि ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है। वैसे ही पिन नंबर 3 नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होता है, तो इसको पिन नंबर 3 यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, ये बायसिंग के लिए है। ये पिन नंबर 7 आप जानते हो, पावर सप्लाई प्लस VCC सप्लाई पिन नंबर 7 पे देते हैं और माइनस VE सप्लाई या ग्राउंड पिन जो होता है पिन नंबर 4 होता है। पिन नंबर 6 से हम लोग आउटपुट लेते हैं। तो ये इसका सर्किट सिंबल हो गया, ट्रायंगल के फॉर्म में होता है। 2 इनपुट हो गया, 1 आउटपुट हो गया और ये 2 बायसिंग के लिए हुआ। तो इसको बहुत अच्छे से समझने का ज़रूरत है। एक चीज़ और मैं आप लोग को बता दूं कि इन्वर्टिंग इनपुट जो होता है इसको निगेटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है और नॉन इन्वर्टिंग को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये इसका सर्किट सिंबल है, इसका सर्किट सिंबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो भी हम लोग पॉइंट या जो भी टॉपिक डील करेंगे सर्किट सिंबल से ही डील करेंगे। आईसी एक्चुअल में जैसा दिखता है वैसे हम लोग सर्किट सिंबल वैसा हम लोग नहीं बनाते हैं, हम लोग सर्किट सिंबल को ही यूज करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं सर्किट सिंबल का। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, यूजुअली द सर्किट सिंबल ऑफ एन ओप एम्प इज रिप्रेजेंटेड बाय ए ट्रायंगल विथ बेसिक 5 टर्मिनल। ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट सिंबल होता है एक ट्रायंगल के शेप का होता है और इसमें 5 ही टर्मिनल्स हम लोग शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ 2 इनपुट टर्मिनल्स नेमली नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग टर्मिनल। इसमें 2 इनपुट टर्मिनल्स होता है, एक को इन्वर्टिंग टर्मिनल्स यानी कि माइनस और दूसरा नॉन इन्वर्टिंग यानी कि प्लस। 2 इनपुट टर्मिनल्स हम लोग शो करते हैं। उसके बाद देखोगे द टर्मिनल VCC एंड VE फॉर द DC बायसिंग वोल्टेज सप्लाई। DC वोल्टेज सप्लाई के लिए 2 वोल्टेज सोर्स एक वोल्टेज सोर्स यूज करना होगा। DC वोल्टेज जनरली होना चाहिए और ये जो वोल्टेज सोर्स होगा इसको प्लस VCC यानी कि उसके पॉजिटिव टर्मिनल को प्लस VCC और निगेटिव टर्मिनल को माइनस VE से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बायसिंग के लिए हो गया। और लास्ट पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ 1 आउटपुट टर्मिनल टू टेक द आउटपुट वोल्टेज V0। इसमें एक आउटपुट टर्मिनल्स होगा आउटपुट वोल्टेज ऑब्टेन करने के लिए। एक चीज़ मैं और बता दूं, यहाँ पे जो हम लोग आईसी यूज कर रहे हैं IC 741, इसमें 8 टर्मिनल है। ठीक है, यही सबसे ज़्यादा यूज होने वाला, वाइडली यूज होने वाला ओप एम्प आईसी है।
बट इसको छोड़ के भी और भी ओपेम आईसी आते हैं जिसमें 12 टर्मिनल होते हैं, बट चलो ठीक है, उसको हटाओ, उसको नहीं पढ़ना होता। आप बेसिकली IC 714 ही पढ़ो जिसमें 8 टर्मिनल होता है।